Good morning, children. Welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, which provides you Physics Easy Notes. तो अब तक हम जो है वैक्टर्स के बारे में काफ़ी पिछले 6 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. कैसे टाइप के वैक्टर्स होते हैं, वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है. पिछले इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था. पहले हमने पढ़ा कि स्केलर के साथ कोई भी वेक्टर को ऐड करना, तो सिंपली हर वेक्टर का हर कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन का जो कंपोनेंट, उनको सिंपल मल्टी आई जे के तीनों के साथ वो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाती है. फिर हमने देखा डॉट प्रोडक्ट. अगर हम ऐसे कोई दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है, इफ दिस इज़ अ वेक्टर ए, इसको हम दूसरे वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है. तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. और स्केलर प्रोडक्ट में जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ बाय अ डॉट, सो इसका इसीलिए इसका नाम एक और है डॉट प्रोडक्ट. ये आपको स्केलर रिजल्ट देता है, राइट. और ए डॉट बी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट वाज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन कॉस थीटा कोसाइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ये याद रखना है आपको फॉर्मूला. देन इसमें एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी दैट वाज कि अगर एंगल निकालना है तो आप कॉस थीटा को इस तरह से लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. अब ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये सिंपल है कि आपको आई डॉट आई प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं. और ये कैसे आइडेंटिकल है, आई आई एक है, दोनों में एंगल 0 0 0 0. सो दिस इज़ ऑल इक्वल टू 1 आता है. ये आपको याद रखने को मैंने कहा था, है ना. और अगर 90 डिग्री वाले ले लेते हैं, आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जे को के साथ निकालते हैं, या के को आई के साथ निकालते हैं, चाहे इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, तो ये आंसर 0 आता है. ये एक बात आपको कहा था बच्चे, याद रखनी है. दूसरा, जब प्रोडक्ट निकालना है तो एक पूरे को उठा के दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इतना बड़ा, इस तरह से हम वेक्टर को लिखते हैं. इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम दूसरे बी वाले से लिखते हैं तो एक को पूरे तीनों से करेंगे, फिर बी करने से अच्छा है आप यहाँ पर याद रखिए कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ये हमने पिछले लेक्चर में किया और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए. आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट. जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अब ये इधर हमने कहा था कि जब कोई दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर क्या मिलता है, स्केलर, तो वो होता है डॉट प्रोडक्ट. और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें आंसर भी एक वेक्टर ही मिलता है जो जिस प्लेन में ये वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप. ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए है. तो अगर मान लीजिए ये प्लेन ऑफ पेपर है आपका, इसके ऊपर आपके ये दो वेक्टर्स बने हुए हैं, एक वेक्टर आपका ए है, दूसरा वेक्टर आपका बी है, तो जो ए क्रॉस बी होगा इसको रिप्रेजेंट क्रॉस से करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं. और क्योंकि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है. ठीक है. और दिस इज ए क्रॉस बी की डायरेक्शन. ये ए से बी की तरफ को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको यहाँ से इस तरह से लेते हैं. सो अब क्रॉस प्रोडक्ट को फिर जैसे ये मैंने आइडिया दिया क्रॉस प्रोडक्ट का, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कोई भी दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी मिले जो कि जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो. और इसका जो वैल्यू जब हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो दैट इज़ ऑलवेज इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. डॉट प्रोडक्ट में हमने कॉस थीटा लिखा था, इसमें हम साइन थीटा लेते हैं. एंड साथ में एक एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो कि ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है. सो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर पता लग गया आपको, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन है इसीलिए क्रॉस बोल रहे हैं.
वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में क्या मिल रहा है, वेक्टर. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two given vectors multiplied by the sine of smaller angle between the two given vectors. Is it clear बच्चे? अब देखिए आपका ये मैंने प्लेन ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसमें हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं. मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपका ये है. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम. दिस इज से वेक्टर ए और दिस इज योर वेक्टर बी. और ये जो छोटा सा एंगल है आपका इसके बीच में, दिस इज फ्रॉम स्मॉल एंगल फ्रॉम ए टू बी. दिस इज से थीटा इज द एंगल. तो जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये देखो ये पेज है, ये आपका पेज है ऐसे. तो अगर इस पेज के ऊपर दो वेक्टर्स मैं रख लेती हूँ, दिस इज वन वेक्टर से ये दो वेक्टर्स मैंने ऐसे रख लिए, ये दोनों पेन. ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स को देख रहे हैं, इनके बीच में एक छोटा सा एंगल भी बन रहा है. और एंगल हमेशा डिसाइड कौन करता है, आप हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल मिलाते हैं. तो जो एंगल होता है उसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं. मैंने शुरू में आपको बताया बच्चे, है ना. तो ये मेरा पेन देखिए ऊपर की तरफ को आ गया ना, ये डायरेक्शन देगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का. अब डिपेंड करता है, हम देखते हैं कि ये एक रूल, क्योंकि ये डायरेक्शन पे है तो ये ज़रूरी नहीं है ऊपर की तरफ ही होगा, ये नीचे की तरफ भी जा सकता था, पेज के नीचे की तरफ भी हो सकता था. तो उसके लिए रूल भी है, वो मैं बाद में बताती हूँ. बट अब समझ में आया कि ये ग्रीन जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये इस पेज से मान के चलिए कि ऊपर की तरफ उठ रही है, जैसे मेरा ये पेन उठ रहा है. ठीक है ना, ये रेड लाइंस हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये रिजल्टेंट है. ये इस पेज के प्लेन में है दोनों वेक्टर्स, और ये क्या है, इस पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी क्या है, एक सिंगल वेक्टर है ये, जो कि दिस इज सी वेक्टर विच इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. ठीक है, और इस वेक्टर ए वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, दैट ए क्रॉस बी, जो किस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप. ठीक है, एन कैप जो आपका है यहाँ पे, इट्स अ यूनिट वेक्टर. एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing vector A and vector B, or you can say unit vector in the direction of vector C which is equal to vector A cross vector B. ये C वेक्टर की डायरेक्शन में ही है आपका यूनिट वेक्टर. सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच योर यूनिट वेक्टर इज देयर. जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप आपको बताया हुआ था मैंने पहले भी. हमेशा जब भी बोलूँ मैं आपसे आई कैप, तो क्या होता है बच्चे, ये यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. जे कैप बोलो तो एकदम से यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन. के कैप बोलूँगी तो यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन. तो ये एन कैप क्या है, सी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है. तो इसमें अगर एन वेक्टर की जो है इसकी जो डायरेक्शन आती है आपकी ए क्रॉस बी की, आप ये राइट हैंड थंब रूल से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एक राइट हैंड थंब रूल, राइट hand thumb rule is used to know the direction of cross product. अब आप बच्चों ध्यान से देखो, ये मेरा राइट हैंड है जिसे मैं लिख रही थी. आप भी अपना राइट हैंड ऐसे खोल के देखिए. अब ये मेरी उंगलियां, आप ध्यान से देखो, मैं पेज के ऊपर वेक्टर ए और वेक्टर बी बना दिख रहा है आपको बेटे. अब मेरी उंगली जो है कैसे कर्ल कर रही है,
ये ए वेक्टर से बी की तरफ को जा रही है, राइट। अगर मैं बी से ए की तरफ घुमाऊं तो मेरी उंगली कैसे ऐसे जाएगी। अब मैं कैसे जा रही हूँ, मेरी उंगली बड़े आराम से ए से घूमती हुई बी को, मेरी उंगलियों का जो टर्न है वो कैसा एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब ये एंगल ए से बी की तरफ जाएगा तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है। सो दैट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द सी। सो राइट हैंड जो थंब रूल है, ये इसके हिसाब से आप अगर इधर ड्रॉ करते हैं डायग्राम में कि दिस इज इफ यू टेक टू वेक्टर्स, अगर आप देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए मैं इसको दो, इधर ही वैसे क्लियर हो जा रहा था बट एनी हाउ, इफ सपोज आई हैव दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड इसका नाम हमने दिया हुआ है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये आप यहाँ पर बना लीजिए कि सी इसका जो रिज़ल्ट है समथिंग हियर। तो अगर मैं अपनी उंगलियाँ, यहाँ मेरी ड्राइंग बहुत भयंकर है, आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ये मान लीजिए मेरी उंगलियों के टर्न्स हैं, ठीक है। तो मेरा थंब जो है वो ऐसा है ना। मेरी उंगली कैसे मुड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा। मेरा ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर था। यहाँ ऊपर कौन जा रहा है, ए क्रॉस बी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उल्टा कर लीजिए, आपने यहीं पे रखा हुआ है, दिस इज़ योर बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज़ योर ए वेक्टर, ये आपके वही वेक्टर्स हैं जैसे वहाँ दिए हैं, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, लेकिन मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ बच्चे, बी से ए की तरफ। तो अब क्या होगा, इसको ड्रॉ करने के लिए ये एक प्लेन ऑफ पेपर में है, दिस इज़ द प्लेन ऑफ पेपर से जिसमें ये वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये प्लेन ऑफ पेपर में है, इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जाएगा। सो अब मेरे देखो बी से ए की तरफ मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, मेरा अंगूठा पेपर के अंदर जा रहा है। तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन आएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अगर आप इसको ऐसे इधर से बी से थीटा की तरफ को मूव करते हैं, अगर ए से बी को, देन दिस इज़ द डायरेक्शन। अब इसको ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, अब तो बोर्ड पे तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाती थी, पर यहाँ चलो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मैंने इसको ऐसे टर्न कर लिया और ये मेरी उंगलियों का कर्ल हो गया, ये थंब की डायरेक्शन है और ये मेरी क्या हो गई, उंगलियाँ। ऐसी उंगलियाँ टर्न होनी थी, ये हाथ है, ठीक है, दिस इज़ थंब। अब उंगली का टर्न इधर को है, ऐसे उंगली टर्न कर रही है ना। तो आप इसको सीधा करके देखिए, अब ऐसे कर दीजिए, तो अब आप यहाँ पर कैसा डायरेक्शन आ रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और इधर ये एक्चुअली ऐसे, दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन, ये तो हैंड है ना इस तरफ को, ये उंगलियाँ टर्न हो रही हैं ऐसे, टिप पे लगा रही हूँ ना मैं एरो, यहाँ भी टिप पे लगाई, उंगलियों के नेल्स के पास एरो मार रही हूँ, यहाँ भी नेल्स के पास एरो मार रही हूँ, तो कैसा आ रहा है ये, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज है ना। और ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो या ये एंगल कैसे नाप रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे नाप रहे हो, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये राइट हैंड रूल जो है ये स्टेट करता है कि इफ़ वी द रूल स्टेट्स that if the fingers of right hands are curled and thumb is kept straight, ऐसे, then
the rule states that if the fingers of the right hand are curled and thumb is kept straight and the curl represent the direction in which angle is measured, the thumb gives the direction of क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ये राइट हैंड थंब रूल है। कई बार राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज़ करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल में आप देखो, जब आप ढक्कन बंद करते हो कोई भी बॉटल ले, जैसे ये ले लीजिए, अब इसका आप ये स्क्रू है वो, तो उसमें अगर मान लो यहाँ पे एक स्क्रू रख देते हैं हम, ठीक है, और इसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपका हाथ कैसे घूम रहा है? पेचकस को, उसका जो हेड है ये वाला, इसका कैसे घूमेगा? उसका हेड घूमता है ऐसे, जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पेच अंदर घुस जाता है। जब पेच को आपने निकालना है तो आप उसको क्या करते हो? पेच को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपने पेच लिया हुआ है, ये पेच है, और इसको आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ऐसे, तो वो पेच क्या होगा? ऊपर को निकल के आ जाएगा। और अगर वो टाइट करना तो हम कैसे घुमाते हैं? जब भी पेच को टाइट करना है तो हम ऐसे घुमाते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? वो अंदर घुस जाता है पेच। सो दैट इज अ राइट हैंड स्क्रू रूल ऑल्सो। सो यू कैन से दैट कि अगर हम मान लीजिए दिन के इधर पर एक स्क्रू को रखते हैं और उसके हेड को मूव करते हैं, मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल मैं नहीं बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ एक रफली आइडिया दे देती हूँ कि मान लीजिए कि आपका ये दो वैक्टर्स हैं, दिस इज़ वन वैक्टर, दिस इज़ अनदर वैक्टर, और ये वैक्टर ए है, ये वैक्टर बी है, और ये इसका हेड है, ठीक है। या ऊपर को भी रख लेते, कई बार ऐसे पेच रख दिया होता है, लाइक दिस इज द, ये पेच हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे घुमाएंगे? अगर आप इसको बी से ए की तरफ घुमा रहे हैं, बी से ए की तरफ को घुमा रहे हैं, मतलब आप ऐसे चला रहे हो, क्या ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज अगर इसको आप इसके हेड को घुमाते हो स्क्रू के, तो इसकी जो टिप है, हेड की मूवमेंट आपको बताती है कि आप एंगल कौन से वेक्टर से कौन से वेक्टर की तरफ कर रहे हैं। ये जो टिप, मोशन ऑफ टिप है, मोशन ऑफ टिप ऑफ स्क्रू, ये बताएगा, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और मोशन ऑफ हेड ऑफ स्क्रू, ये क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मेजरिंग थीटा। थीटा को मेजर करने के लिए क्या है? तो अब अगर आप यहाँ देखें तो अगर थीटा जो है क्लॉकवाइज है तो स्क्रू कहाँ जाएगा? स्क्रू गोज इनसाइड, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नीचे को जाएगा, ठीक है। अगर हेड जो है, हेड अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं हम, तो स्क्रू खुल जाएगा। तो जो टिप है, टिप ऑफ स्क्रू मूव्स अप, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज अपवर्ड, ठीक है। जब हेड को आप कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसका स्क्रू टिप कहाँ जाता है? गोज इनसाइड, देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? ये आप अपने आप करेंगे, बार बार इसको देखिएगा कैसे बताया मैडम ने। ये एक ऐसा रूल है जिसमें कि स्क्रू का हेड जो है बताता है द डायरेक्शन ऑफ मेजरिंग द एंगल, और टिप का जो मोशन है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टिप जो है अंदर की तरफ जाती है, तो नीचे की तरफ जाएगी, सो
क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जब आप इसके हेड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते तो स्क्रू निकल जाता है, गोज मूव्स अपवर्ड, सो द क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है बच्चे, ओके. अब आ जाते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ेंगे. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, अब सबसे पहले जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इट्स नॉट कम्यूटेटिव. क्रॉस प्रोडक्ट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative. जैसे A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A आया था ना, तो यहाँ A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. ये नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं है. आप देख सकते हैं कि अगर आप A क्रॉस B लेंगे, दिस इज द प्लेन ऑफ, इफ दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर, ये मान लीजिए आपका प्लेन ऑफ पेपर ले रहे हैं. देखिए मैं दोनों में ड्रॉ करूंगी अभी. दिस इज अ प्लेन ऑफ पेपर, ये पेपर का प्लेन है. इसमें दो वेक्टर्स लेने हैं. एक वेक्टर मैंने ले लिया A, इसमें भी ये वेक्टर मेरा A, दूसरा वेक्टर मैं लेती हूँ वेक्टर B, इधर पे भी वो दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने B. अब अगर मुझे A क्रॉस B निकालना है तो मुझे ये एंगल कैसे नापना पड़ेगा? आई हैव टू गो फ्रॉम हियर, A से B की तरफ को थीटा. अगर B क्रॉस A निकालना है तो मुझे आना पड़ेगा B से A की तरफ. सो ये जो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. और यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर विच इज इक्वल टू B क्रॉस A. राइट हैंड थंब रूल फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिस इज व्हाट वी हैव. इसमें A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा into n cap, where n is, or you can say that is equal to AB sin theta directed upward, and this B cross A will be equal to magnitude of B magnitude of A sin theta into n cap, which is equal to BA sin theta directed डाउनवर्ड. सो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A. इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन इज opposite, which implies that vector A cross vector B is equal to negative vector B cross vector A. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या आ जाती है इनकी? ऑपोजिट. ये जो है कॉम्यूटेटिव नहीं. अगर कॉम्यूटेटिव होते तो जैसे A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A आया था, वैसे ही इसने भी आना था. देन क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जैसे वो डॉट प्रोडक्ट था वैसे यही होगा. सो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है
तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। देन द थर्ड प्रॉपर्टी यू हैव कि जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है टू पैरेलल वेक्टर्स का या इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल और पैरेलल वेक्टर यानी क्या है, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0। सो दिस विल बी इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी 0। सो दैट इज, इसको आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी, this will be equal to what, we can write this as equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B, sine 0 degree to n cap, this will be equal to AB 0, so it is 0. this is parallel vector है, so इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी में केस ले लेते हैं, सब केस किसका, जैसे वहाँ लिया था डॉट प्रोडक्ट में आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर। आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर कौन है, ये लोग पैरेलल होंगे और एक जैसे हैं, तो कौन कौन हुआ, आई कैप डॉट क्रॉस आई कैप। सो इफ आई टेक आई क्रॉस आई, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन कितना एंगल है इनके बीच में, 0 डिग्री। सो दिस इज 1.1.0, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना है एक फॉर्म, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, अभी डॉट प्रोडक्ट बताया था ना बेटे मैंने, इसमें डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होते ही बताया था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, ये बराबर होगा 0। वहाँ पे आ रहा था डॉट प्रोडक्ट में आ रही थी वैल्यू 1, ठीक है। अब देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ देख लेते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है परपेंडिकुलर वेक्टर का, साइन 90 इज 1, सो क्रॉस प्रोडक्ट of two perpendicular vectors यानी थीटा कितना है बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन खास बात सिर्फ इतना नहीं, एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो, ठीक है। सो देखते हैं क्या कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर ये दो वेक्टर्स हैं आप इसको लिखोगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी इंटू एन कैप। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of two vectors and directed perpendicular to both vectors, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो है वो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी सब केस देख लेते हैं। सब केस क्या देखेंगे, यूनिट वेक्टर ही देखते हैं, बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर या यूनिट वेक्टर, अनलाइक यूनिट वेक्टर कह लो। सो अब देख लेते हैं, अनलाइक वो था आइडेंटिकल, यहाँ ले लेते हैं अनलाइक
यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर ले रहे हैं हम आई क्रॉस जे, पहले तो इधर साइड में ही आप ड्रॉ कर लीजिए आई जे के हैं क्या, ये आपका एक डायरेक्शन, दूसरा तीसरा, ऐसे ही दे आते हैं हम लोग हमेशा। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड। इस तरफ को हमारा होता है आई कैप एक्स डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन इज जे कैप। जेड में क्या लेते हैं, के कैप। ये इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपको बता दी, आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आई कैप बोले तो एक्स डायरेक्शन। अब आप ले रहे हैं आई कैप एंड क्रॉस जे कैप, सॉरी डॉट लिखा है मैंने, दिस इज आई एम टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपका क्या आंसर आएगा इसका, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन, दोनों के बीच में कितना है, ये एक्सेस आपस में कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कमरे का कोना देख लीजिए आप, आपकी आंख के सामने आपका घर है, कोने को देखो, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, फर्श पे 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो ये 3 एक्सेस हैं आपकी। तो ये साइन आपस में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। सो साइन 90 इज 1, सो दिस इज 1 इंटू, इसमें साथ में एन कैप है, सो दिस इज ऑल्सो 1 1, ठीक है। और साथ में ये एन कैप, तो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू दीज टू, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा के कैप, सो दिस विल बी इक्वल टू के कैप। अगर ये दोनों, अगर जैसे वाई जेड प्लेन में आप फर्श पे हो तो ऊपर को वाई जा रही है, तो एक्स और जेड के परपेंडिकुलर कौन है, वाई, उसी तरह वाई और एक्स के परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड, वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स। सो दिस इज आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आया आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब, मान लीजिए एक गोले में लिखती हूँ मैं से आपको याद रखने के लिए, कि आपका ये है, इधर बैठा देते हैं आई कैप, इधर बैठा देते हैं जे कैप, इधर बैठा देते हैं के कैप। अगर आप आई से जे की तरफ ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, अगर आई से जे चलते हो तो के कैप, लेकिन अगर मान लो जे से आई चले गए आप, ठीक है, तो ये एन कैप, ये डायरेक्ट मैं के कैप नहीं लिख के मैं यहाँ लिख सकती थी, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, है ना, तो दैट विल बी व्हाट, के कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, क्योंकि अब आई से जे की बात हो रही है, ठीक है, आप आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आपकी फिंगर्स इस तरह से हो रही है, तो ये के क्या इस तरह से आएगा, ठीक है, मेरी उंगलियां कर्ल होकर देखो जे की तरफ जा रही हैं, तो ये डायरेक्शन है। लेकिन अगर मान लो जे से आई की तरफ आती है, जे से आई की तरफ आ रही है मेरी उंगली, जे से मुड़ती हुई आई की तरफ, दिख रहा है बच्चे, मेरा अंगूठा कहाँ चला गया, उधर को, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। अगर ये जे क्रॉस होता, यही चीज़ मैं अगर ऐसे कर देती, जे क्रॉस आई, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से तो यही होना था, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, साइन थीटा, और यहाँ होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप, which is equal to, this is 1 1 1, unit vector perpendicular to I, j and I, पहले j vector and I vector, तो that will be unit vector in negative z axis होता है ना, मेरा अंगूठा उधर चला जाता ना, सो दिस इज इक्वल टू माइनस के कैप। तो आपको याद कैसे रखना, ये गोला मैंने बनाया, अगर तो आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं या जे क्रॉस के कर रहे हैं या फिर के क्रॉस आई कर रहे हैं, मतलब ऐसे आप ऑर्डर में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहे हैं, तो आगे वाला मिलता जाएगा, आई जे का के मिल जाएगा, जे के का आई मिल जाएगा, के आई का जे मिल जाएगा, और ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे, इसको आप कर दोगे जे क्रॉस आई, तो ये फिर माइनस के देगा लेकिन नेगेटिव देगा, ये के क्रॉस जे, तो ये आपको आई देगा लेकिन नेगेटिव देगा, ये आई क्रॉस के, तो ये आपको जे ही देगा लेकिन नेगेटिव देगा।
तो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से चल रहे हैं तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। वन थिंग दिस, आप किसको किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव। देन कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, that is a cross product in terms of their rectangular component. Cross product in terms of their rectangular components, ठीक है। नाउ वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब भी vector A and vector B can be written in their rectangular component. कैसे लिखते हैं हम rectangular components? as, इतनी बार बताया अभी, मतलब अभी हम पिछले लेक्चर्स में अभी रिसेंटली कर चुके हैं। तो A को क्या लिख सकते हैं, AX, X डायरेक्शन में ऐसे ही लिखते थे ना, AX प्लस AY प्लस AZ। ये भी नहीं याद रखना है, तो मैं सिर्फ याद रखने का नहीं, दिस डायरेक्ट आप क्या याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ X डायरेक्शन का कंपोनेंट I कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट J कैप, मैग्नीट्यूड ऑन Z कंपोनेंट एंड K कैप। तो ये याद रखना है। उसी तरह वेक्टर B क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। सो अगर A क्रॉस B आ गया तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप क्रॉस BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप, राइट। आप इसमें क्या करोगे, AX को इससे भी करोगे, AX को उससे भी करोगे, AX को तीसरे से भी करोगे, कितनी बार फिर देखोगे। जब I क्रॉस I है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जब अगर I क्रॉस I आएगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। फिर I क्रॉस J होगा तो उसका आंसर K आएगा। फिर I क्रॉस K हो गया तो आप I क्रॉस K में चले गए, जबकि जाना कैसा था, K क्रॉस I में, लेकिन आगे चले गए तो फिर वो नेगेटिव होगा। तो बहुत लंबी इक्वेशन बनेगी, यानी एक को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे को तीनों से क्रॉस करोगे, फिर तीसरे को तीनों से, कितनी लंबी टर्म होगी। तो उसका एक तरीका है जो आपको याद रखना है कि सॉल्व कैसे करना है। हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट दी वैल्यू। हम डिटर्मिनेंट्स का रूल फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपने जैसे मान लीजिए आपको A क्रॉस B निकालना है, तो आप इसको इक्वल टू पूरा एक इतना लंबा इक्वेशन लिखने की बजाय क्या करोगे, से दो डंडे खींचोगे, डिटर्मिनेंट के ऊपर लिखोगे I कैप J कैप K कैप, और यहाँ पे पहले A की वैल्यू और दूसरी में क्या B की। तो A की क्या हो जाएगी AX, इसकी हो जाएगी AY, इधर आ जाएगा AZ, है ना, तीनों डायरेक्शन में हो गया। फिर B की बारी आई तो BX BY एंड BZ, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप याद रखना है, I कैप आप रखिए। I को अगर आप इस तरह से लेते हैं, ये I वाला हिस्सा ढक दिया मैंने और J वाला हिस्सा ढक दिया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद AY AZ BY BZ। सो ये चीज़ें रह जाती हैं। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट में आप ब्रैकेट लगाएंगे। मैं इसको ढक देती हूँ, ये ढक दिया है ना, I कैप का लग गया ब्रैकेट। अंदर क्या करोगे, I है, आगे चलिए, I से आगे कौन है, J वाली लाइन, ये हो जाएगा AY इंटू BZ माइनस AZ इंटू BY, पता लग गया। फिर उसके बाद अगर बात आती है किसकी, J कैप की, ऐसे कर दिया प्लस J कैप। अब J से आपने आगे चलना है, ठीक है। J के आगे कौन है, AZ है, तो AZ को इससे BX माइनस AX BZ, ठीक है, प्लस फिर अगर आती है बारी किसकी, K कैप,
के कैप की है तो मैंने ये उठाया और इसको भी ढक दिया। अब बचा कौन, के है, के से आके कौन आएगा, आई। तो यहाँ पे फिर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। कोई डाउट है? बड़े ध्यान से देखो इसको, अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ए क्रॉस बी का आपने ए क्रॉस बी जब निकालना है तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि आप इसको प्रॉपरली आई जे के, यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू, यहाँ ए वाई की वैल्यू, यहाँ ए जेड की वैल्यू, यहाँ बी एक्स, यहाँ बी वाई, यहाँ बी जेड की वैल्यू प्रॉपरली लिखे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। फिर याद रखना आई का होता है एक्स, है ना, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स नहीं आएगा। अब एक्स के बाद क्या होता है, वाई और जेड होता है। तो ये ए वाई बी जेड माइनस उल्टा कर दो ए जेड बी वाई, फिर प्लस के लगाया। के किस में आता है, वाई डायरेक्शन में, वाई के बाद कौन होता है, जेड। तो ए जेड बी एक्स माइनस उल्टा कर दो ए एक्स बी जेड, फिर प्लस, सॉरी ये था जे कैप, फिर आता है बारी के कैप। के कैप के बाद क्या आता है, आई। तो आई में कौन होता है, एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बस ऐसे कर देना। ये दिस इज अ बेसिक थिंग। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक है। सो दिस इज डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म पे हम इसी को यूज़ करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। इजीली कैलकुलेट करना है तो आपको इस तरह से वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको एरिया जो मैग्नीट्यूड है इसका, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव डन, 6 हो गई है ना, 6, 5th प्रॉपर्टी वाज दैट। अब 6th पे आते हैं हम। दैट इज द मैग्नीट्यूड। अगर इसमें मैग्नीट्यूड पूछ देते हैं, 6th मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जैसे हमेशा हम करते आए हैं, अंडर रूट लेते हैं बच्चे और जो आई जे के कंपोनेंट्स उनका स्क्वायर कर देते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड का स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का स्क्वायर। दिस इज द वे वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वैक्टर्स। मैंने नंबरिंग में तो नहीं गड़बड़ कर दी। 4th प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक है कोई बात, 6th ही था ये, इसी का पार्ट है, इसको छोड़ो, हमने अलग नहीं करना। अब जाते हैं 6th में, ठीक। अब 6th में हम ये देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कई बार फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी बोल देते तो यही लिखना है, ऑफ 2 वैक्टर्स represent the area of parallelogram। इसको और करके कई बार ऐसे दे देते हैं, प्रूफ फॉर या एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ऐसे भी पूछो तो ये वाली प्रॉपर्टी बतानी है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स हियर। आपको मैग्नीट्यूड देखना है तो आप 2 वैक्टर्स ले लीजिए। आपके पास मान लीजिए एक वैक्टर ये हो गया, यहाँ पर ये ले लीजिए, दिस इज़ OP से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर A को, ठीक है। OQ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वेक्टर
बी को, फिर इसके पैरेलल क्या किया, उठा के ऐसे ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया. नाउ दिस इज द डायगोनल. तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ये मान लीजिए क्यू एन एक परपेंडिकुलर है, इसके बीच में वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज से थीटा. तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थीटा के सामने है तो इट इज़ अ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इज ऑलवेज रिटन एज व्हाट, बी साइन थीटा, है ना. सो let us take a parallelogram whose adjacent sides OP and OQ represented by two vectors, vector A and vector B. ठीक है, ये P represented by two vectors आपने ले लिया, एंड QN आप ले रहे हैं perpendicular on OP from Q. ठीक है. Now according to cross product we know A क्रॉस B क्या होता है, दिस इज A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो सिंपल A लिख लेते हैं, A B साइन थीटा. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, A B साइन थीटा क्या है, B साइन थीटा A क्या है, दिस कंप्लीट OP है ना. सो दिस कैन बी रिटन सेपरेटली B साइन थीटा ऐसे, एंड दिस A इज व्हाट योर OP, और B साइन थीटा क्या है आपका, this is QN. So this will be equal to what, area of parallelogram. अब कैसे एरिया ऑफ पैरेलल, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे करते हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए दे देती हूँ कि पैरेललोग्राम में क्या है. पैरेललोग्राम अगर आपके पास है, मान लीजिए ये आपके पास पैरेललोग्राम दिख रहा है बिल्कुल पैरेललोग्राम की शेप में, अब ये पैरेलल साइड्स हैं, इसके ये डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और एक ये लंबा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं. ठीक है, मैंने इधर वाले में इसलिए मोड़ रही हूँ, ये थोड़ा फाड़ना मेरे लिए आसान रहेगा. ठीक है, ये फाड़ दिया हमने उठा के. अब पैरेललोग्राम में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल एंड इक्वल. ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है पैरेललोग्राम की, पैरेलल भी और इक्वल भी होती है. और ये साइड क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए. तो एस 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 रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, इसको आप ऐसे जोड़ेंगे तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, दिख नहीं रहे ना. तो एस एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट, यानी कि पैरेललोग्राम किससे बना हुआ है आपका, पैरेललोग्राम जो है आपका ये बनाया है हमने दो ट्रायंगल्स के साथ. ठीक है, सो अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ये आपका पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम इज हैविंग टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया के दो ट्रायंगल्स हैं. तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 2 से 2 कट के तो बचा क्या, बेस इंटू हाइट. सो बेस इज दिस, हाइट इज दिस. सो आपका ये क्या आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. और इन टर्म्स ऑफ दिस कैन बी रिटन एज हाफ. इसको अगर आप लिखना चाहेंगे कि एरिया को अगर इसके एक ट्रायंगल का, तो 2 टाइम्स आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ
two triangles, वो भी कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी ना लिखो, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, इसीलिए आप इसको 2 टाइम्स एरिया फॉर ट्रायंगल भी दे सकते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो अगर ये वेक्टर के 2 वेक्टर के इससे रिप्रेजेंट किया तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू या हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट से हम उस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं जो ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, जो इन 2 वेक्टर्स को लेकर बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ से पता लग गया। अब इसमें एक और 7th पॉइंट आपने रखना है कि अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के टर्म्स में करना है तो कैसे करेंगे। कई बार डायगोनल उसके पैरेललोग्राम डायगोनल के टर्म्स में भी दे देते हैं, तो मैं इसी में कर दे रही हूँ, नया फ्रेश पेज नहीं करूँगी। आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट देन। सो दिस इज सपोज ये आपका वेक्टर था, दिस वाज वेक्टर ए, दिस वाज वेक्टर बी, जैसे पहले ये लिया वो बिल्कुल वही ले रही हूँ, ठीक है, वेक्टर बी, इधर हेडिंग डाल देती हूँ, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल्स के टर्म में ले लेते हैं। सो यहाँ पे भी आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी आपका ऐसे ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल, दिस इज वेक्टर बी, ये आपका हो गया एक डायगोनल, ठीक है। सो ओ था, पी था, दिस वाज से क्यू, इसको मैं आर ले लेती हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय डायगोनल D1, तो D1 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, ठीक है। और अगर ये वाला डायगोनल लेते हैं, ये दोनों वेक्टर्स अलग इसमें जा रहे हैं, राइट। सो अगर इसको ले लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज वेक्टर ए, यू कैन से दैट दिस, ये आपका वेक्टर हो जाता है D2, ठीक है, D2। नाउ ये इस डायरेक्शन में है, ये इधर ही डायरेक्शन में आपका आ रहा है, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज फॉलोइंग, व्हाट विल से दैट इट इज, ये डायरेक्शन इसकी हो गई, दिस विल बी द डायरेक्शन हियर, so vector A, now this D2 is equal to, by triangle law कितना हो जाएगा D2 की वैल्यू, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये प्लस हो रहा था आपका, अब यहाँ पर ये वेक्टर A माइनस B, बिकॉज योर इफ यू सी योर D2 ये है, B इधर को है, ये ऐसे जा रहा था, तो इसके पैरेलल डायरेक्शन क्या हो गई, ये आपका ट्रायंगल लॉ कैसे लगता है, एक छोटे से पेपर में करूँगी मैं, अलग से शीट नहीं ले रही हूँ। इफ़ यू सी, कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहे हो आप, पहले OPR ट्रायंगल अगर आप लेते हो, एरोज को देखते हैं हम, तो OP प्लस PR इज इक्वल टू OR, यानी आपका क्या आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर D1, राइट। एंड अगर आप इन ट्रायंगल PRQ देखते हो, तो आपके इसमें D2 वेक्टर प्लस, डायरेक्शन देखो आप, D2 प्लस PR वेक्टर इज इक्वल टू QR वेक्टर, सो दैट इज D2 प्लस PR क्या है तुम्हारा, B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, सो D2 जो वेक्टर है आपका, दिस विल बी इक्वल टू B माइनस A वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल टू, आपने याद रखना है, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल
area will be equal to half into cross product of d1 क्रॉस d2। ये आपका डेरिवेशन आपके इसमें नहीं है, बट इन न्यूमेरिकल्स में आपको ये यूज़ होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर कई बार डायगोनल्स दे देते हैं और फिर बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो फिर आपको इनके उसको निकालना है क्या, हाफ ऑफ जो उसके डायगोनल्स होंगे। और डायगोनल जो पैरेललोग्राम के हैं वो कैसे बता दिए, एक डायगोनल जो होगा वो d1 जो एक डायगोनल होगा दोनों वेक्टर का सम, और दूसरा डायगोनल जो होगा वो होगा दोनों वेक्टर का डिफरेंस। कई बार तो वेक्टर ही आपको मिल जाएंगे, डायगोनल्स भी निकाल के करने पड़ेंगे। कई बार डायगोनल्स जो है वो दिए होंगे, तो इट्स इजी। अगर आपको डायगोनल दिए हुए हैं तब तो आपने सिर्फ दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, उसका हाफ का, उसके मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। और अगर आपसे बोले कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप जब है दैट विल यू विल फाइंड आउट एज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका ये। और आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दोज टू वेक्टर्स। तो इसमें से ये बातें जो है आपको याद रखनी है। और कुछ और टिप्स जो आप याद रखेंगे इसमें, मुझे पेज यूज़ ही कर लेना चाहिए था। एक बात आपने ये याद रखनी है, दैट इज़ कि क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is equal to area of parallelogram formed by two vectors। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑल इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तीसरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड वन डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू वेक्टर्स, एंड सेकेंड डायगोनल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। ये इसके अलावा और थोड़े से पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं। वो हैं, एक पॉइंट आप याद रखें कि अगर मान लीजिए आपका ए क्रॉस बी है और ए क्रॉस बी को, ये दो वेक्टर्स हैं, इसको इसके आगे मिरर रख देते हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज जो इसकी आएगी अंडर रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर चेंज हो जाएगा। ए वेक्टर की जो मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज वो क्या होगी, माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर की मिरर इमेज कैसी होगी, दैट विल बी माइनस बी वेक्टर। सो ए क्रॉस बी की अगर मिरर इमेज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस माइनस बी, सो दैट विल बी सिंपली ए क्रॉस बी। तो आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है अंडर रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। वो जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज द साइन। अंडर रिफ्लेक्शन डू नॉट चेंज साइन। जबकि अकेला अकेला वेक्टर देखो ए माइनस ए हो गया, बी माइनस बी हो गया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, एक और वर्ड जो है आपको जैसे आइडिया के लिए दे रही हूँ, टेंसर। टेंसर जो होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इनको हम टेंसर बोलते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा स्केलर, एक पढ़ा वेक्टर, बड़ी क्लासेस में आप एक टेंसर पढ़ोगे।
ठीक है, हायर क्लासेस में इसको आप टेंसर पढ़ोगे तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी एक टेंसर है, जबकि अभी 11th में आप पढ़ोगे तो आप उस इसमें आप उसको स्केलर बोल रहे हैं. देन यू हैव करंट को आप स्केलर बोल रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ टेंसर. रिफ्रैक्टिव